Good morning everyone. In the last class we have discussed about हम लोग डेफिनेशंस क्लोज स्टार्ट कर दिया था हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, और हम जो चीज डिस्कस कर रहे थे वो आज से डेफिनेशन क्लोज हम स्टार्ट करेंगे. In the last class we have discussed what we have discussed till now. In the last class we have discussed about सेक्शन 170 का क्या इम्पैक्ट होता है, सेक्शन 170 जो है उसका क्या प्रभाव होता है, हमने ये भी डिस्कस किया लास्ट क्लास में. सेक्शन 170 का इम्पैक्ट के साथ साथ हमने और भी चीज डिस्कस करी, उसको भी हम लोग एक बार जस्ट रिकेप करेंगे, जस्ट एक बार रिवाइज करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे. चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. देखिए, मेंस में सवाल पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग कि बीए से जो आया है उसने क्या चीज अलग इंट्रोड्यूस की है विद रेस्पेक्ट टू, और ये सवाल बनता है पूछा जाना नेक्स्ट आरजेएस में कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें क्या चेंजेस हैं जो ओल्ड एक्ट में नहीं थे. उसको मैंने कल लिखवा दिया था आप लोगों को. लास्ट क्लास में मैंने सेक्शन 170 भी डिस्कस किया था और उसमें मैंने ये बताया था कि जब 1 जुलाई के पहले जितने भी इंक्वायरी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी या ट्रायल चल रही थी या कोई एप्लीकेशन पेंडिंग थी, चाहे ये सब चीजें बेल एप्लीकेशन हो कुछ भी हो, चाहे ये जितनी भी चीजें पेंडिंग हो वो अपीलेट कोर्ट में हो या ट्रायल कोर्ट में हो, ये सब चलेंगी बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. क्रिमिनल लॉज जो होते हैं, जितने भी क्रिमिनल लॉ होते हैं उनका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, इनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है. तो जनरली अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि जितने भी लॉज आए हैं, जितने भी लॉज इन्फोर्स हुए हैं, इन सबका एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, न कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. कुछ लॉज होते हैं जिनके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होते हैं. जैसे मैंने आपको उस टाइम हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ते थे, डोमेस्टिक वायलेंस का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव भी था. डोमेस्टिक वायलेंस का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव था, लेकिन यहाँ पे सबका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है. एक सेकेंड. Okay. So in the last class, what we have discussed, we discussed about various things and various topics. मैंने लास्ट क्लास में सेक्शन 170 को बताया था, इसमें बताया था कि जितनी भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, एप्लीकेशन पेंडिंग है, दे विल बी डील विद ओनली बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. 1 जुलाई के बाद जितने भी केसेस आएंगे वो सब डील करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से. ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था. सेक्शन 170 बात करता था रिपील्स एंड सेविंग्स के बारे में. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया, फिर हम लोग डेफिनेशन क्लोज में आ गए थे और मैंने आपको कोर्ट की डेफिनेशन लिखवाई थी. और कोर्ट की डेफिनेशन में मुझे डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में लिखवाना है कि क्या चीज कोर्ट है, क्या चीज कोर्ट नहीं मानी जाती. जैसे मैंने बात को कल लास्ट क्लास में लिखवाया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जितनी भी होती है वो कोर्ट नहीं होती है, और जितने भी प्रशासनिक अधिकरण है वो सब न्यायालय नहीं है, उनको न्यायालय की श्रेणी में नहीं रखा जाता. जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 323 है और 323 बी. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते पढ़ाई की.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 323 है, 323 बी, ये बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। ये बात किसकी करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। और मैंने आपको एक केस भी लिखवाया था कल, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रिब्यूनल्स जो होती है वो काम करती है ऑन द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, न कि वो काम करते हैं एविडेंस पे। मैं आपको और फर्दर बात बताता हूँ। 2021 में मेंस में एक सवाल आया। मेंस में सवाल ये था कि राजस्थान रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का एक जजमेंट था। 2021 वाले पेपर में जजमेंट राइटिंग आई थी। उस जजमेंट राइटिंग में बेसिकली जजमेंट राइटिंग नहीं पूछी थी उन्होंने सिविल में एप्लीकेशन देके ऑर्डर राइटिंग पूछ ली थी, और उन्होंने 2 एप्लीकेशन का डिस्पोजल मांगा था एक सेम सवाल के अंदर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 10 नंबर के सवाल में उन्होंने 2 एप्लीकेशन डिस्पोज मांग ली थी। केस के फैक्ट्स थे, मैं हल्का सा आपको बताता हूं ताकि आपको बेसिक आइडिया हो और एक लीगल माइंड डेवलप हो आपके अंदर। केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह थे कि एक पर्सन था, उसको वो एक प्रॉपर्टी में रहता था। आफ्टर रिटायरमेंट उसको उस प्रॉपर्टी से उसने अपने टेनेंट को इविक्ट करने के लिए एप्लीकेशन लगाई कि सर इसको इविक्ट किया जाए, इसको निष्कासित किया जाए संपत्ति से, अब मैं अपना वापस आना चाहता हूँ। जो सेक्शन 10 है वो ये भी बोलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रिटायरमेंट के विद इन 1 ईयर या रिटायरमेंट के जस्ट आफ्टर 1 ईयर वो एप्लीकेशन लगाएगा, और उसके लिए जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो सेक्शन 16 में दिया हुआ है। ये सेम प्रोसीजर इस बार के मेंस में पूछ लिया। तो 2 एप्लीकेशन लगाई थी उसने। पहली एप्लीकेशन तो उसकी ये थी कि भाई एविडेंसेस लिए जाएं, दूसरी एप्लीकेशन उसकी ये थी कि क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया जाए। अब सेक्शन 21 की एप्लीकेशन दी है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की। सेक्शन 21 क्या बात करता है? सेक्शन 21 बेसिकली बात करता है कि क्या प्रोसीजर कोर्ट अडॉप्ट करेगा while एग्जामिन सच टाइप ऑफ केसेस। एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब तक किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, जब तक किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं आ सकते। ये बात हमेशा आप लिख के रखिए, जब तक किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा एविडेंसेस कभी भी ऑन द रिकॉर्ड नहीं आएंगे। तो पहली एप्लीकेशन उसकी अपने अलाउ कर दी, बट द थिंग इज किस प्रोसीजर से हमने अलाउ करी है? सीपीसी से हम अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि सीपीसी फॉलो नहीं करता। ये सेक्शन 21 में लिखा हुआ है कि हम सेक्शन 21 में सीपीसी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्शन 9 बोलता है कि जो भी चीज एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है, जिनका कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, वो नेचर ऑफ सिविल सूट नहीं है। आप पढ़िएगा उसको। तो सवाल फिर से वही है कि जब कभी भी इस तरह के केसेस आते हैं, जहां पे मैं बात करता हूं ट्रिब्यूनल की, तो सर राजस्थान रेंट कंट्रोल भी क्या है? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है उसमें। तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल भी है, तो मतलब उस पर एविडेंस नहीं ले सकते, यही बात है। वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि संविधान के अंदर भी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 323A 323B बताए हुए हैं जो कि बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। और जब बात एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की होती है तो आप ये बात भी समझ के रखिए। मैं लिखवाऊंगा हर चीज, जो भी मैं समझाऊंगा पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं लिखवाना स्टार्ट करूंगा। तो जो भी बात ट्रिब्यूनल के अंदर दी हुई है, तो इस पे भी स्पेसिफिकली प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लागू होंगे, ठीक है। और पार्लियामेंट ने इन मैटर्स को इनकी डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए एक अलग से एक्ट भी बनाया है। उस एक्ट का नाम है पार्लियामेंट, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। ये भी मैं भी लिखवा दूंगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। जनरली बात क्या होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, कोई सी भी ट्रिब्यूनल हो गई, ये काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनका होल एंड सोल एक ही पर्पज होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करना। मैं आपको ये सेक्शन दिखा देता हूं, सेक्शन 21, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए अब इसमें दिखाता हूं मैं आपको। The rent tribunal and the appellate rent tribunal shall not be bound by the procedure laid down by the code of CPC, but shall be guided by principle of नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के साथ में
ये चीज लागू होगी। बट शेल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द रूल। ये सब बात इसके लिए कि इन प्रोविजंस के लिए आप सीपीसी लगाओ। कल को आरजीएस में सवाल आ सकता है प्री के अंदर, ये सवाल आएगा प्री के अंदर। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहे हैं तो इसकी लिस्ट याद रखना कि किन किन प्रोविजंस पे सीपीसी लागू होगा। वो ऑप्शन दे देगा 4, ऑन व्हाट प्रोसीजर, ऑन व्हाट प्रोसीजर, ऑन व्हाट प्रोसीजर ऑफ सीपीसी, ऑन व्हाट प्रोसीजर ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट सीपीसी डज नॉट अप्लाई या सीपीसी डज अप्लाई। उसमें से एक प्रोसीजर वो कुछ भी लिख के दे सकता है, ठीक है। तो आपको ये प्रोसीजर याद होना चाहिए टू बी टेक्निकली और टू बी प्रिसाइज। ये प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए। तो जनरली बात क्या होती है, जितने भी इसने वो बनाया है सब्जेक्ट टू द, तो आप ये याद रखिए कि ये एक एक्सेप्शन तैयार कर रहा है, ये एक प्रोवाइजो तैयार कर रहा है यहाँ पे। और ट्रिब्यूनल जितनी भी होती है वो कोर्ट में नहीं आती है, याद रखिएगा एक बात हमेशा। ट्रिब्यूनल्स कोर्ट नहीं है, ट्रिब्यूनल अलग चीज है। ट्रिब्यूनल अपने हिसाब से काम करती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है। अल्टीमेटली भी वो फॉलो वही करते हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम दे देते हैं कि हम उसको फॉलो नहीं करते। थोड़ा सा इसमें लिखेंगे अपन। लास्ट क्लास में कोर्ट की डेफिनेशन लिखाई थी ना, उसके आगे लिखना है। सो एक अनाउंसमेंट करनी थी मुझे आपके लिए। वी आर शिफ्टिंग अवर क्लासेस टू ए न्यू प्लेस। 3 अक्टूबर को इनॉग्रेशन है उसका, ठीक है ना। 3 अक्टूबर को इनॉग्रेशन है नई क्लासेस का, और द क्लासेस विल टेक फ्रॉम नियर बाय त्रिवेणी चौराहा। तो इट इज़ वेरी नियर बाय फ्रॉम द स्टूडेंट्स। हम ये जगह शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन में यहाँ पे दिक्कत हो रही है। दिस इज ए रिच एरिया, तो इसमें पीजी वगैरह मिलना मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली जो एरिया है। ऑल्दो यहाँ पे पीस ज़्यादा थी, ऑल्दो यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा था, बट द थिंग इज यू लाइक somehow we have to do only for the students। चलिए लिखिए, लिखेंगे इसमें अपन। The word court, the word court, the word court, according to the section 3, according to the section 3, section 3, any court which is authorized to legally take evidence on oath, legally take evidence on oath। लिखिए, न्यायालय शब्द के अंतर्गत, न्यायालय शब्द के अंतर्गत, न्यायालय शब्द के अंतर्गत जो कोई भी साक्ष्य लेने के लिए, जो कोई भी साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है, वैध रूप से प्राधिकृत है, वह न्यायालय है, वह न्यायालय है, वह न्यायालय है, वह न्यायालय है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है सर कि सर अपीलेट कोर्ट तो एविडेंस नहीं लेता है। अब सब अगर आप पूरी चीज को देखोगे सिनारियो को, तो अपीलेट कोर्ट एविडेंसेस नहीं ले सकते। तो फिर अपीलेट कोर्ट को आप क्या कोर्ट नहीं मानोगे क्या? क्या आप अपीलेट कोर्ट को कोर्ट नहीं मानेंगे? इसका तो मतलब ये हो गया ना। फिर आप समझ रहे हैं, हम कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। देखिए ये फाउंडेशन बैच है, और फाउंडेशन बैच में हम बहुत डिटेल में जाते हैं हर एक चीज के। हम कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जब मैं बात करता हूं कोर्ट की, मैं बात किसकी करता हूं? न्यायालय की।
तो सर अपीलेट कोर्ट, क्या हाई कोर्ट एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज है क्या? नहीं, हाई कोर्ट एविडेंस नहीं ले सकता। तुम इनहेरेंट पावर लगा के ले सकते हो। क्या लॉ में एक्सप्रेसली लिखा है कि हाई कोर्ट एविडेंसेस ले सकते हैं? हाँ लिखा हुआ है। लिखिए प्रोविजन इसके लिए, लिखिए इसके लिए प्रोविजन, मैं लिखा हुआ हर चीज आपको, इसके लिए लिखेंगे प्लीज, इसके लिए लिखिए। The right to take evidence, the right to take evidence is not an incident of an appellate court, is not an incident of an appellate court. अपीलीय न्यायालय साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत नहीं है। अपीलीय न्यायालय साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत नहीं है। अपीलीय न्यायालय साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत नहीं है। साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत नहीं है। परंतु 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 कुछ प्रक्रिया विधि के अंतर्गत विवक्षित प्राधिकृत इन अपीलीय न्यायालयों को किया गया है। कुछ प्रक्रिया विधियों के अंतर्गत विवक्षित इन अपीलीय न्यायालयों को प्राधिकृत किया गया है। However, the appellate court has been expressly empowered to take evidences by some procedural laws. For example, सेक्शन 391 ऑफ सीआरपीसी। अभी नया सेक्शन जो है मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग अपने हिसाब से मैं लिखवा दूंगा या तो, ठीक है ना? अभी देखूंगा, टाइम जाएगा मेरा। सेक्शन 391 ऑफ सीआरपीसी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा ये एक्ट, कौन सा सेक्शन नंबर है, वो आप अपनी थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है? जाके देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 391 का कौन सा प्रोविजन है। सेक्शन 391 सीआरपीसी 1973, धारा 391, उदाहरण के लिए धारा 391 सीआरपीसी 1973, और ऑर्डर 41 रूल 27 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 41 रूल 27 ऑफ सीपीसी। अब ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन बताते हैं कि जो अपीलेट कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट भी क्या ले सकती है सर? एविडेंसेस ले सकती है, जबकि एविडेंसेस अपीलेट कोर्ट नहीं लेती है किसी भी जगह पे, लेकिन ये ऑथराइज करते हैं प्रोविजन। अब तुमको बोला जाए कि सर इनहेरेंट पावर में जाओ, इनहेरेंट पावर में क्यों जाओ? इनहेरेंट पावर में तब जाया जाता है जब कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग। अरे भैया किसी की रिगार्डिंग एक्ट साइलेंट है तो कोर्ट इनहेरेंट पावर लगाता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ये लिखा हुआ है 151 की लाइन में, या जाओ या 482 की लाइन में जाओ। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए कोर्ट ये काम कर सकता है, लेकिन जब स्पेसिफिकली प्रोविजन दिया हुआ है तो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है? सेक्शन 391 में और ऑर्डर 41 रूल 27 में। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट hearing an appeal under the Municipality or Tenancy Act, he is not legally authorized to take evidence. Therefore, he is not a court. लिखिए, जिला मजिस्ट्रेट नगरपालिका व कास्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली जिला मजिस्ट्रेट नगरपालिका व कास्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली अपीलों को साक्ष्य के रूप में लेने के लिए प्राधिकृत नहीं है, इसलिए वह न्यायालय नहीं है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जितने भी होते हैं, जैसे एसडीएम, ईएम, डीएम, जितने भी होते हैं सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है सारी। जितने भी इनकी भी कोर्ट्स होती है, ठीक है ना, रेवेन्यू की कोर्ट होती है इनकी, ये लोग वो नहीं कर सकते, ठीक है? आगे लिखेंगे,
even a SDM is not under the definition of a court. Even a SDM is not under the definition of a court. उपखंड अधिकारी भी न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। उपखंड अधिकारी भी न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हेडिंग डालिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब एटी क्या होता है? देखिए जेएलओ का सवाल 2019 का पेपर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सीधा पूछा हुआ था, कौन सा सेक्शन है? 323 ए आंसर लगाना था। स्पष्ट सवाल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है इस क्लास में। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आपको पता होगा कि कहाँ दिया हुआ है, नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, ये सब चीजें मैंने करवाई है वहां पे। इसमें लिखिए भारतीय संविधान की अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 323A एंड 323B, भारतीय संविधान की मत कर लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A व 323B के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 323A एंड 323B provides the provision of establishment of administrative tribunal here the law of evidence would not apply। यहाँ साक्ष्य विधि लागू नहीं होगी, क्योंकि अधिकरण एक न्यायालय नहीं है। Here the law of evidence would not apply because tribunal is not a court, लिखिए आगे, because tribunal is not a court, आगे लिखेंगे however the parliament had enacted Administrative Tribunal Act 1985। However, the Parliament had enacted Administrative Tribunal Act 1985। हालांकि संसद द्वारा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 बनवाया गया है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 बनाया गया है। डन। एक इंटरप्रिटेशन के लिए एक शब्द पे थोड़ा सा डिक्टेशन भी करवाऊंगा तो समझाऊंगा भी। देखिए दो शब्द होते हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स। इसका होता है आशय और अंतर्गत। क्या होते हैं ये शब्द? इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको कि इन दोनों शब्दों का क्या मतलब होता है। जब भी आप डायरेक्ट में दोनों शब्दों को साथ में देखेंगे, मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये शब्द बहुत सारी जगह आएगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा मल्टीपल, जहां पे दोनों शब्द साथ में आएंगे। इन दोनों शब्द का मतलब होता है कि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन जहां पे भी इन्होंने लिख दिया ना, तो ये एग्जॉस्टिव है। जहां पे भी इन्होंने शब्द लिख दिया, इट मींस डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव। लेकिन अगर सिर्फ इंक्लूड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि डेफिनेशन इज नॉट इंक्लूड, नॉट एग्जॉस्टिव। इसके अंदर चार परिभाषाएं और आ सकती है। याद करो सेक्शन आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, वहां पे सिर्फ इंक्लूड लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं स्टेट की जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूं, और मैं मीन्स एंड इंक्लूड की डेफिनेशन दिखाऊंगा आपको।
देखिए यहां पे आपको दिखेगा द स्टेट इंक्लूड्स, व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है। जहां पे भी ये अंतर्गत लिखा हुआ ना या फिर सम्मिलित है ऐसा भी लिखा हो तो समझ लेना कि जो डेफिनेशन है उसके अंदर 10 चीजें और आएगी। क्या स्टेट के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट आता है, पार्लियामेंट ही आता है, या फिर लेजिस्लेचर, या फिर ये सब चीजें आती है, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी ये आता है? क्या LIC स्टेट नहीं है? क्या NCERT स्टेट नहीं है? याद करो अजय हासिया का केस जो लिखवाया था मैंने उस टाइम पे, और गाइडलाइंस बताई थी कि जो भी इंस्टीट्यूशन पब्लिक वेलफेयर में इंक्लूड है, जो भी इंस्टीट्यूशन पब्लिक के लिए काम कर रहा है वो सब स्टेट है। याद करो। और मैंने ये भी बताया था कि स्टेट की डेफिनेशन में स्टेट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि रिजर्वेशन अगर देना है तो आपको स्टेट होना पड़ेगा, और आप रिजर्वेशन तब तक नहीं दोगे जब तक कोई स्टेट नहीं होगा। अरे भैया आज तुम हो, आज तुम आके उठ के बोलते सर BCCI में भी रिजर्वेशन लगाओ, लेकिन BCCI स्टेट है या नहीं है तो देखो। सर दूरदर्शन में भी, दूरदर्शन स्टेट होना चाहिए, हाँ दूरदर्शन स्टेट है क्योंकि वहां पे रिजर्वेशन दिया जाता है। क्या आर्मी स्टेट है क्या? नहीं, आर्मी में कहाँ रिजर्वेशन है? क्या स्टेट की पॉलिसीज फॉलो करती है आर्मी? नहीं, आर्मी स्टेट नहीं है। अलग अलग चीजों का मैंने हिसाब से उस दिन बताया। अब ये देखो और ऐसे इंटरप्रेट करो चीजों को कि हाँ स्टेट की अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है तो स्टेट है। अलग अलग चीजें अलग अलग डायमेंशंस बताती हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि दो शब्द जो हैं इनका अर्थ समझिए कि जहां पे भी मीन्स एंड इंक्लूड्स है उसका मतलब होता है कि डेफिनेशन अपने आप में संपूर्ण है, पूर्णतया है, डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, उसके अंदर कोई और चीज ऐड नहीं हो सकती। लिखिए इसमें द वर्ड्स मीन्स एंड इंक्लूड्स वेर एवर यूज, जहां कहीं भी आशय और अंतर्गत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आशय और अंतर्गत को इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना, वेर एवर मीन्स एंड इंक्लूड्स, the words means and includes wherever used, means and includes को inverted comma में कर लीजिएगा प्लीज। it indicate that the definition is hard and fast, it indicate that definition is hard and fast। तो यह प्रदर्शित करता है कि ये परिभाषा स्वयं में संपूर्ण है, और इसका यह भी अर्थ है कि एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट नो सेकेंडरी मीनिंग कैन बी इंड्यूस्ड फ्रॉम द डेफिनेशन। It also indicates that no secondary meaning can be induced from the definition। और इसका यह भी अर्थ है कि परिभाषा का कोई द्वितीयक अर्थ नहीं निकाला जाएगा। It further indicates that ये दो शब्द ये भी बतलाते हैं कि परिभाषा स्वयं में ही संपूर्ण है तथा इसे कोई अन्य अर्थ ना दिया जाए। It further indicates that the definition is altogether exhaustive, and no further meaning or expression is required for the interpretation। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखिए जनरली क्या होता है, अब तक जो सवाल आ रहे हैं ना iOS के मेंस के अंदर, वो सिंपल अभी तक यही आ रहे हैं, एडज्यूजम जनरस क्या है, इस साल जो पूछा एडज्यूजम जनरस क्या है, नो स्टेरियो सोर्सेस क्या है। लेकिन भविष्य में इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं कि प्रोवाइजो में, सेविंग क्लोज में, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लोज में क्या अंतर है। हम इस चीज के लिए तैयार होना है। हमें, हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि आज का क्या ट्रेंड चल रहा है, हमें वो ट्रेंड देखना है जो 2 साल बाद आएगा।
मुझे तैयारी आपकी आज की नहीं करानी, मुझे टफ तैयारी करानी है। ये सब चीजें तो तुम लिख दोगे, नोचरे सोइसिस, एजुसम जनरेस, ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। व्हाट इज रियली डिफिकल्ट इज जो हमें इंटरप्रिटेशन इश्यूज में लगभग 12-13 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट दिया था मैंने इनको पढ़ने के लिए, मेंस वाले बच्चों को, और सारे सवाल उस डॉक्यूमेंट से बैठ गए। बस 12-13 पन्ने थे, बस कितने पन्ने दिए थे? 12-13 पन्ने आईओएस पढ़ने के लिए। वहां से उनके 6 नंबर के सवाल बैठ गए। तो उतना जितना पढ़ना है उतना पता है, लेकिन भविष्य में क्या और ज्यादा पूछा जा सकता है, तो हम भी अपग्रेड होते रहते हैं। आज टेक्निकली क्लासेस 100+ है एक सब्जेक्ट की, जो एवरेज क्लास है वो लगभग 80-90-100 क्लासेस है। लेकिन कल को अगर पैटर्न चेंज होता है तो मैं पेपर्स पे बहुत ध्यान से निगरानी रखता हूं कि किस स्तर तक पहुंच गया है आरजेएस ने, सॉरी टू से दैट, लेकिन आरजेएस ने इस बार स्तर गिराया है अपना मेंस में। वो जो पेपर था ना 18-19 वाला, वो पेपर था असली स्तर का, जब 197 वैकेंसीज थी, तो वो जो टाइम जो पेपर आया था, दैट इज रियली टफ पेपर। टफ पेपर इसलिए क्योंकि हर सवाल में आपको बहुत अच्छे से उसको इम्प्रूवाइज करके लिखना था। लेकिन अभी थोड़ा सा लेवल ऐसे चल रहा है, तो हम तो अपना 18 वाले स्तर के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। चलिए कंक्लूसिव प्रूफ पे आते हैं। डेफिनेशन लिखिए इसकी, दिस इज टू बी कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत लिखिए इसमें। बेर लाए आप लोग? अच्छा, दोनों मेरे को देख रहे हो कि सर लाए नहीं लाए। थोड़ा सा कल मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, प्रॉब्लम इतनी सी है। कंक्लूसिव प्रूफ पहले क्या होता है उसको समझते हैं अपन। देखिए सर, निश्चायक सबूत क्या होता है पहले उसको समझिए, फिर डेफिनेशन लिखवा दूंगा मैं। समझना है काम पहले करते हैं। बंद किया आपने से? हम पहले समझने का काम करते हैं, फिर लिखाने का काम तो मैं कर दूंगा। अरे लिखवाने में टाइम नहीं लगता, समझाने में समय लगता है। अपनी क्लासेस जो होती है उसमें लिखवाने की तो प्रायोरिटी होती है, उसको समझाने को भी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो समझने की कोशिश कीजिए, और समझदार तो आप है ही। अब हम जो बात कर रहे हैं कंक्लूसिव प्रूफ की, ये क्या होता है? देखिए सर, कंक्लूसिव प्रूफ जब भी किसी फैक्ट को हमने कह दिया कि निश्चायक सबूत है, न्यायालय में एक चीज प्रूव हो चुकी है, साबित हो चुकी है कि दिस फैक्ट इज कंक्लूसिव प्रूफ, ये एक निश्चायक सबूत है, तो न्यायालय एविडेंस नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा न्यायालय साक्ष्य नहीं लेगा। ऐसी क्या सिचुएशन है कि न्यायालय साक्ष्य नहीं लेगा? चलिए हम समझते हैं, ठीक है ना? समझे? मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ थे, इनकी शादी हो चुकी थी, ठीक है, और 2 साल बाद ये लोग डाइवोर्स के लिए जाते हैं, या डाइवोर्स करवाया जाए, नॉर्मल प्रोसेस पर डाइवोर्स करवाया जाए। कोर्ट इनको डाइवोर्स ग्रांट कर देता है, हस्बैंड और वाइफ को। कोर्ट ने एक डिक्री दे दी है डाइवोर्स की। डाइवोर्स की क्या आती है? डिक्री आती है। कोर्ट ने डिक्री दे दी कि हाँ भाई डाइवोर्स हो गया। ये डाइवोर्स की डिक्री इन्फोर्स कब होगी, मतलब ये प्रवर्तन में कब आएगी? इन्फोर्स कब होगी? जब अपील करने का समय निकल जाएगा। कितने दिन का अपील करने का समय होता है? 90 दिन। स्पेशल कोर्ट में अपन हाई कोर्ट अपील कर रहे हैं ना, कौन सा आर्टिकल है? तुमको आर्टिकल पूछूं मैं? लिमिटेशन एक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना लिमिटेशन एक्ट? चलिए आर्टिकल बताइए, ऑप्शन दे दूं? 113, 114, 113, 114, 115, 116। चलो देखिए, तुक्का मत मारिए। लिमिटेशन में आर्टिकल्स दिए हुए ना, 113, 114, 115, 116।
लिमिटेशन पढ़ा नहीं आप लोगों ने अभी तक? पढ़ा तो दिया था, आर्टिकल्स भी लिखवाए थे मैम ने, याद है? एक क्लास लेके सारे आर्टिकल्स लिखवाए थे। इस बार आर्टिकल आया 121 आया। चलिए कौन जवाब देगा ऑनलाइन वाले बच्चों में? इतने ढीले बच्चों, फोन निकाल के देखो, चेक करो, देखो कौन सा आर्टिकल है कि जहां पे सिविल केसेस में अपील टू हाई कोर्ट 90 डेज में होती है। कहां लिखा हुआ है ये? अरे सिविल केस है, डाइवोर्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में जाएगी, क्योंकि सर डाइवोर्स की जो डिग्री देती है वो एडीजी की कोर्ट देती है, फैमिली कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट होती है। आर्टिकल नंबर बताइए मुझे। मुझे तो पता है, मैं तो बता दूंगा, लेकिन तुम लोग भी थोड़ा एफर्ट दिखाओ। हाँ जी बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे। ऑनलाइन वाले बच्चों को तो सहूलियत होती है ना कि अपने घर में बैठे क्लास ले रहे हैं, 2-4 बैरेट आजू बाजू पढ़े हैं। ऐसे रैक, तुम लोग ऐसे पढ़ाई करते हो तो रैक नहीं होता तुम्हारे सामने। चलिए बताइए मुझे, ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दीजिए। एक 116। आंसर तो ठीक है, कॉन्फिडेंस सर 116 ही हो सकता है, तो कुछ हो सकता है नहीं चाहिए 116 बस। जनरली बात क्या होती है कि जब तक शादी कब तक मानी जाएगी सर आपकी? सुन लीजिए, इधर डिग्री दे दी कोर्ट ने, आपकी ये डिग्री मतलब आप दुनिया के सामने कब साबित हो जाएंगे कि आप दुनिया के लिए सिंगल हो चुके हो वापस। अरे भैया, शादी मतलब कमिटेड, और डाइवोर्स मतलब पूरी दुनिया के लिए क्या हो आप? सिंगल। एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए ए ने बहुत सारा पैसा 2-3 करोड़ रुपए किसी मार्केट से उठा रखा था। अब इसके वजह में नुकसान, सर बिजनेस है, लॉस, ये थोड़ी ना कि हमेशा प्रॉफिट ही हो, घाटा भी हो ही सकता है। तो सर ऐसे क्या, इसको घाटा हुआ, तो ए गया कहां पे? इंसॉल्वेंट कोर्ट, दिवाली दिवाली न्यायालय के अंदर, और कोर्ट से खुद को क्या करा लिया? डिक्लेयर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा लिया न्यायालय को। बोल दे कि भाई पैसा वैसा नहीं है देने के लिए, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो मुझे। तो न्यायालय की जो डिक्री आई, जिस डिक्री ने इसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, या फिर न्यायालय की जो डिक्री आई जिससे जिससे हस्बैंड जो था और वाइफ थे, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब हस्बैंड चाहे तो किसी से भी शादी करे, और वाइफ चाहे तो किसी से भी शादी करे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन कल को एक थर्ड पार्टी आती है, ठीक है ना, पिक्चर में आती है, और ये आके बोलती है कि ये अभी भी हस्बैंड और वाइफ हैं। क्या कोई एविडेंस लिया जाएगा इनसे? क्या कोई एविडेंस लिया जाएगा इनसे? नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक बार जो न्यायालय ने बता दिया तो उसके उसके आगे कोई एविडेंस नहीं लिया जाएगा। वंस द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड देम, देखिए ये जो जितने भी जजमेंट्स होते हैं, ये हम जो बात कर रहे हैं, ये अर्लियर इट वाज सेक्शन 41। नाउ मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा सेक्शन हो गया है। अब आप एक बार निकालिए प्लीज, आप लोग निकालेंगे प्लीज एक बार सेक्शन 35, जो नया वाला एक्ट है बीएस है, और पुराने वाले बच्चे हैं उनके पास 41 पढ़ लीजिए एक बार। जो नया वाला एक्ट है बीएस है उसमें 35 है ये। देखिए एक बार 35 के अंदर रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट जुरिस्डिक्शन, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ए जजमेंट, ए फाइनल जजमेंट ऑर्डर डिक्री ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल मैटर है ये। हाँ सर, ये मैट्रिमोनियल है या नहीं है? विवाह विषय मामला है या नहीं है? या फिर आप इंसॉल्वेंसी वाला देख लो। तो इसमें जो भी चीज आएगी वो क्या हो जाती है? कंक्लूसिव प्रूफ।
कंक्लूसिव प्रूफ मतलब निश्चायक सबूत। न्यायालय इसको ना साबित करने के लिए, डिस्प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं लेगा, इनको ना साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं लेगा। ये जो डेफिनेशन है हमारी कंक्लूसिव प्रूफ की, इसके पहले मैं चाहता हूं आपको साबित ना साबित वाली डेफिनेशन एक बार लिखवा दूं। ठीक है, पहले ये डेफिनेशन लिख लिए, डिस्प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड आप लिखे 2C, फिर बाकी चीज बाद में समझाऊंगा वरना समझ में नहीं आएगा। 2B काट दो, अभी डेफिनेशन पहले 2C की चलेगी। मैं पहले 2C लिखाऊंगा, उसके बाद में आपको लिखाऊंगा 2C 2I 2J। अलग अलग नाम है इनके। साबित, प्रूव्ड, आई नॉट प्रूव्ड, साबित नहीं हुआ, 2C में आएंगे प्लीज, डिस्प्रूव्ड ना साबित। पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे तीनों की, ठीक है ना, तभी आगे की चीज समझ पाओगे आप, और वही चीज अब तभी समझ में आएगी आपको आगे। चलिए इसको समझते हैं एक बार कि प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, और इसको थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं। सर ये जो तीन डेफिनेशन है और तीन शब्द है, इनको समझना बहुत बहुत डिफिकल्ट इनकी डेफिनेशन नहीं है। लिखना स्टार्ट कीजिए आप, पहले 2C में लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले डिस्प्रूव समझेंगे, ना साबित समझेंगे क्या होता है ना साबित। ना साबित, ना साबित शब्द से अभिप्रेत है कि, ना साबित शब्द से अभिप्रेत है कि कोई तथ्य, कोई तथ्य, कोई तथ्य ना साबित हुआ है तब कहा जाता है, तब कहा जा सकता है। कोई तथ्य ना साबित हुआ है तब कहा जा सकता है, तब कहा जा सकता है जब न्यायालय समस्त विषयों पर विचार करने के पश्चात, जब न्यायालय समस्त विषयों पर विचार करने के पश्चात ये विश्वास करे कि वह तथ्य अस्तित्व में नहीं है, पश्चात ये विश्वास करे कि वह तथ्य अस्तित्व में नहीं है, या उसके अनस्तित्व को, या उसके अनअस्तित्व को, या उसके अनअस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे, उसके अनस्तित्व को इतना, उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे, उसके अनअस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि प्रज्ञावान व्यक्ति इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि, प्रज्ञावान व्यक्ति इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि वह तथ्य अस्तित्व में नहीं है, वह तथ्य अस्तित्व में नहीं है, वह तथ्य अस्तित्व में नहीं है, वह तथ्य अस्तित्व में नहीं है। हिंदी में लिखेंगे प्लीज। Disproved means that after considering the matters before it, the court either believes it, such fact does not exist, such facts does not exist,
such fact does not exist, or consider it, or consider it, or consider its, or consider its non-existence, or consider its non-existence so probable, and consider its non-existence so probable, so probable that a prudent man, that a prudent man, that a prudent man that a prudent man, that a prudent man ought under the circumstances, 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 supposition that, supposition that, supposition that it does not exist, supposition that it does not exist, supposition that it does not exist, supposition that it does not exist. चलिए, सो अब क्या होता है जब हम बात कर रहे हैं डिसप्रूफ की बात करें, तो डिसप्रूफ क्या होता है कि सर कोर्ट को 100% कोर्ट श्योर हो गया है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कोर्ट ने हर तरह से ये देख लिया, सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर कोर्ट ने रिलाई किया कि भाई ये फैक्ट प्रूव नहीं हो सकता, कोर्ट ने उसको डिसप्रूव मान लिया, ठीक है ना। कोर्ट ने क्या कर लिया, उसको डिसप्रूव कर लिया है। नॉट प्रूव लिखे, साबित नहीं हुआ, 2i लिखे, 2i साबित नहीं हुआ। देखिए ये तीन दो नंबर में पूछे जाने सवाल है आरजेएस के अंदर। 2i लिखिए, 2i के अंदर wherever a fact is said to be not proved, wherever a fact is said to be not proved, when it is neither proved, when it is neither proved nor disproved, when it is neither proved or nor disproved। मतलब यहाँ तो क्या है सर, कोर्ट 100% श्योर था कि हाँ द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, भाई वो तथ्य अस्तित्व में नहीं है। यहाँ पे कोर्ट न तो इधर 100% श्योर है और नहीं कोर्ट 100% न तो श्योर है और नहीं अनश्योर है। मतलब कोर्ट को ये नहीं पता कि भाई नॉट प्रूव का मतलब होता है कि ना तो आपने उस फैक्ट को डिसप्रूव किया है और नहीं आपने उस फैक्ट को प्रूव किया है। जैसे आप मान लीजिए कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अब अगर आपको अक्विटल चाहिए, अगर आपको दोष मुक्ति चाहिए, तो आपको फैक्ट को क्या करना पड़ेगा, नॉट प्रूव्ड। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट में छूटना है तो, अगर संदेह का लाभ देना है तो नॉट प्रूव्ड। अगर अक्विटल चाहिए तो जाना पड़ेगा 100% अक्विटल कहते हैं ना हम लोग, 100% अक्विटल हुआ है तो वो जाएगा कहां पे, डिसप्रूव्ड में। बेनिफिट ऑफ डाउट, कन्विक्शन, प्रूव्ड। बात समझ में आ रही है? अरे समझ रहे हो तीनों फैक्ट्स को? अरे सर आप कोर्ट में हो, एक केजी को लेके आए, ठीक है, आगे हमने अक्यूज को लेके आए, अपराधी को लेके आए, और लेके आने के बाद ट्रायल चल रहा है उसका, कोई भी एविडेंसेस प्रूव नहीं हो रहे हैं, हर एक एविडेंसेस, हर एक फैक्ट डिसप्रूव कर रहा है कोर्ट, हर एक तथ्य ना साबित हो रहे हैं कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया है, कोर्ट ने क्या नहीं दिया है, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो बेनिफिट ऑफ डाउट कहां मिलता है, नॉट प्रूव्ड के अंदर। ना तो फैक्ट प्रूव है ना डिसप्रूव है, तो नॉट प्रूव्ड हो गया ना सर। समझ में आई बात? हिंदी में लिखवाया क्या मैंने इसे? लिखिए, इसमें हिंदी में लिखेंगे प्लीज। कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ, कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ को इन्वर्टेड कॉमा में कर देना। कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ तब कहा जा सकता है, साबित नहीं हुआ तब कहा जा सकता है,
तब कहा जा सकता है। कश्मीरा नई क्लास स्टार्ट हुई है, कश्मीरा को बहुत दिन हो गए आए। कोई भी तथ्य ना साबित नहीं हुआ तब कहा जा सकता है, तब कहा जा सकता है जब वो तथ्य न तो साबित किया गया हो, और न साबित, न साबित। 2J में आइए प्लीज। प्रूड, हम प्रूड की बात करते हैं और हमें प्रूड से मतलब है। किससे मतलब है? अरे एविडेंस में जितने भी शब्द आ रहे भैया, कल को आप एपीओ बनिए, जज बनिए, कुछ भी बनिए या वकील बनिए, कुछ जो आपको इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में मल्टीपल डायमेंशंस हैं। जिस आदमी को सफल होना है जीवन में, वो किसी भी उस पर जाके हो सकता है। बात समझ रहे हैं? इस फील्ड में जिस आदमी को सफल होना होता है वो किसी पे भी हो सकता है। वो जज बन के सफल हो सकता है, वो वकील बन के सफल हो सकता है, वो एपीओ बन के सफल हो सकता है, वो मास्टर बन के सफल हो सकता है, कुछ भी करके सफल हो सकता है। ये फील्ड मल्टीपल डायमेंशन देता है आपको। अब हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? क्योंकि ये प्रूव हमें क्या देगा? 100% कन्विक्शन। सर ये तो करना ही पड़ेगा, अगर आपको कन्विक्ट कराना है ना तो न्यायालय के सामने तथ्य साबित करने ही पड़ेंगे। तुम जजमेंट की बात करते हो तो जजमेंट में भी क्या लिखना पड़ता है? जब आप जजमेंट राइटिंग करते हैं तो उस टाइम में हमें क्या करना पड़ता है सर? हर तथ्य साबित करना पड़ता है, हर तथ्य को प्रूव करना पड़ता है। ऑफ कर दूं फैन को? तो हर तथ्य को आपको प्रूव करना पड़ता है। वायरल चल रहा है अभी, थोड़ा सा आप तबियत का ध्यान रखिए। क्लास के बच्चे, थोड़ा सा हल्का सा भी फीवर है तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन तक बुखार में तड़प रहे हैं, रूम पे ऐसे हाथ पांव हिल रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तबियत खराब से दिखाओ भाई डॉक्टर को, है ना? तो परेशान नहीं होने का है। ऐसा नहीं खुद से जाके मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं, सर सूमो दे दो, डोलो दे दो, पैरासीटामोल दे दो। इनको खाने से नहीं होता है, एंटीबायोटिक भी खानी पड़ती है इनके साथ। क्या खानी पड़ती है? और तुम्हें एक भी एंटीबायोटिक का नाम पता है? पता है क्या एंटीबायोटिक का नाम? क्या? हाँ, वो एंटीबायोटिक नहीं है, वो 2 सॉल्ट का मिक्सचर है। तो जनरली बात, हाँ एजिथ्रोमाइसिन को कह सकते हैं, लेकिन हर चीज में एजिथ्रोमाइसिन नहीं खाते हैं। गला खराब होता है, गले के थ्रू अगर आप बीमार पड़े हो तो एजिथ्रोमाइसिन होती है। नॉर्मल वायरल फीवर में आप अपने डॉक्टर मत बनिए। उसने भी बेचारे ने दुकान खोल के बैठा है, 100-200 रुपए उसको दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हें? अरे कुछ कुछ बॉडी टाइप ऐसा होता है जो डॉक्टर से पास 100-200 रुपए खर्च कराने के बाद ही ठीक होता है। समझ में आ रहा है? तुम इतना ही बुखार में भूखे, मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि बुखार एक मेंटली भी होता है। मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और 200-500 रुपए दवाई में नहीं लगेंगे ना, तब तक वो बुखार उतरना नहीं है। वैसे डॉक्टर ने इसे पकड़े बोले हाँ नॉर्मल है, वायरल है, बस इतना कह दिया उसने। बाकी दिमाग क्या होता है ना अपना, सोचता रहता है, अरे यार डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। लेकिन डॉक्टर क्या 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 होता है, बुखार कब कब आता है? अच्छा हल्का 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 बुखार रहता है, ठीक है दिखाइए, आ कीजिए, ठीक है नॉर्मल, ओके वायरल है। तुम्हारी आधी टेंशन वहीं खत्म। वरना अपने आप को क्या मानते रहते तुम लोग? डेंगू के मरीज, मलेरिया के हो गया है सर। मुझे लगता है कि बुखार जो होता है थोड़ा सा मेंटली सा होता है। और तुम लोग मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, दिखाया करो डॉक्टर को। मेंटली होता है तो 200 रुपये लग जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि दो तरह की बीमारी होती है आदमी के अंदर। एक होती है चरमराहट और एक होती है मरमराहट। देखिए चरमराहट शारीरिक होती है और मरमराहट जो होती है ना वो होती है मानसिक। एक बार क्या है, एक लड़का रहता है, उसको हमेशा एक चीज के लिए वो रहता है, अट्रैक्शन रहता है। वो हमेशा गली से भी निकलता है तो हमें सोचता है कि तो ये गाय जो बैठी ना, गाय या सांड, इसके सींग के बीच में से निकलना है। उसको पता है कि इससे मेरे को चरमराहट होगी, मतलब शारीरिक कष्ट होगा, लेकिन उसकी मरमराहट भी होती है। उसको ये करना होता है कि नहीं ये काम आई विल डू इट। लेकिन अगर मानसिक, अगर किसी की कोई चीज अटक गई तो उसको कर लेनी चाहिए, तो वो भी लड़का भी कर लेता है कि गाय के सींग के बीच में से, गाय और सांड कुछ बैठा रहता है बीच में, रोड के बीच में, उसकी इच्छा है कि कूद के ऐसे बीच में से निकलूं। वो जैसे ही कूदा, गाय खड़ी हो गई। तो उसकी जो दिमागी समस्या थी वो तो ठीक हो गई ना, लेकिन ये होना जरूरी है। वैसे बीमारी जब होती है आदमी को तो उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। 1-2 दिन बुखार में तड़प रहे तो वो सही नहीं है। देखिए नुकसान आपका शरीर का भी वो है, और क्या पता कोई सही में डेंगू मलेरिया ही हो तो पता ही लग जाए।
देखिए डेंगू मलेरिया के लक्षण यही, तेज बुखार आता है और बहुत एक्सट्रीम ठंड लगती है, एक्सट्रीम ठंड, जैसे तुम्हें लग रही है अभी, पंखे उनके बंद करके बैठे हो सारे। तो डॉक्टर, हाँ किसको? अरे नहीं ऐसे मत कहो। इतनी, चलिए 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 आगे लिखिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है सर क्या? प्रूड। लास्ट टाइम का जो वो था अपना डायरेक्ट, देखिए उसके अंदर ना सबसे पहले इसको लिखा हुआ था, सबसे पहले जो डेफिनेशन थी वो पहले प्रूड आता था, फिर उसके बाद में आता था डिस्प्रूड और फिर आता था नॉट प्रूड, पुराना जो डायरेक्ट है उसके अंदर। लेकिन इस बार इन्होंने पूरा उल्टा कर दिया, सबसे पहले डिस्प्रूड फिर नॉट प्रूड और इस बार कर दिया इन्होंने प्रूड। डेफिनेशन याद कर लेना, जैसे अपने सीजीआई है ना, अरे अपने कौन है सीजीआई साहब है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सीआईजे करना है बस, डेफिनेशन याद रह जाएगी। सीजीआई साहब नहीं है यहाँ पे सीआईजे साहब है। चीफ इंडियन जस्टिस बोलो या कुछ भी बोलो, तुम लोग जैसे याद कर रखना चाहो। तो सीजीआई साहब नहीं है, प्रूव नॉट प्रूव डिस्प्रूव के अंदर, ठीक है, ये भी याद रह जाएगा। या फिर और भी कुछ बनाओ, और इसको ऐसा कर लेना, डीएनपी होता है ना, डीएनडी होता है ना, डू नॉट डिस्टर्ब होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्रूव नॉट प्रूव प्रूव, सीआईजे डीएनपी। सेक्शंस भी याद रखिए, नियम भी याद रखिए और हर चीज याद रखिए। चलिए इसमें लिखिए लास्ट डेफिनेशन हमारी, प्रूव के अंदर लिखेंगे, कोई भी तथ्य साबित हुआ है तब कहा जा सकता है, साबित हुआ है तब कहा जा सकता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के उपरांत या तो ये विश्वास करेगी वो तथ्य अस्तित्व में है, या उस तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति उस तथ्य के अस्तित्व पर अनुमान करे कि वह अस्तित्व में है। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रूव की। लिखिए प्रूव की डेफिनेशन, लिखिए प्रूव की डेफिनेशन। A fact is said to be proved. A fact is said to be proved. A fact is said to be proved. A fact is said to be proved when after considering the matter before court, comma, the court believes it. Such fact is in existence. Or
considered its existence or considered its existence or considers its existence so probable or considers its existence so probable that a prudent man that a prudent man that a prudent man ought under the circumstances that a prudent man ought under the circumstances believes on the existence of fact believes on the existence of such fact believes on the existence of such fact believes on the existence of such fact। अब हम वापस आते हैं किस पे, 2B पर। चलिए कंक्लूसिव प्रूफ डालिए, हेडिंग निश्चायक सबूत, निश्चायक सबूत डालिए। अब होता क्या है कंक्लूसिव प्रूफ, मान लीजिए न्यायालय ने एक तथ्य को, किसी भी एक फैक्ट को, न्यायालय ने किसी भी एक फैक्ट को प्रूव कर दिया है, न्यायालय ने किसी भी एक फैक्ट को प्रूव कर दिया है। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप जो फैक्ट न्यायालय में साबित हो चुका है आप उसको डिसप्रूव करें, आप उसको ना साबित करें। न्यायालय आपको एविडेंस ही नहीं देने देगा। जैसे एक पार्टी की शादी हुई जनवरी, जून 2021 में इनके घर आ गया लल्ला, और ये कोई अर्ली डिलीवरी नहीं थी, मतलब प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं थी, इससे फुल डिलीवरी आफ्टर 280 डेज जो हुई है। शादी हुई है हस्बैंड वाइफ की इन 1 जनवरी। अगर ये फैक्ट्स हैं और बेबी जून में हो गया है तो यही कम समझा जाएगा कि द फादर इज दिस हस्बैंड। सेतु वर्सेस पालिनी में एक केस पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब 112 पढ़ाऊंगा, अभी तो ये नया सेक्शन आ गया होगा इसका, उस टाइम भी मैं इसको डिस्कस करूंगा। हस्बैंड इसी को माना जाएगा, मतलब उसका जो फादर है वो इन्हीं को माना जाएगा जो सन हुआ है। देखिए पर्पस क्या होता है लॉ का, टू प्रिवेंट द बास्टर्डाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को, जो संतान पैदा हुई है उसको पितृत्व देना, उसको पैटर्निटी प्रोवाइड करना। अरे पुष्पा देखी नहीं देखी मूवी, एक्सेप्शन है उसका, अब एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा मैं। पुष्पा देखी नहीं देखी है, पुष्पा 1 देखिए, पुष्पा के पास सब कुछ था लेकिन क्या नहीं था, पिता का नाम। पर उसी चीज को बचाने के लिए ये प्रोविजंस लेके आए। देखिए दिस इज ऑल्सो कंक्लूसिव प्रूफ 112, दिस इज ए कंक्लूसिव प्रूफ एविडेंस, दिस इज ए कंक्लूसिव प्रूफ एविडेंस और यू मस्ट नो अबाउट इट। आपको ये फैक्ट देखना होगा कि मान लीजिए अगर ये तथ्य साबित हो जाता है कोर्ट में कि शादी इस तारीख को हुई थी, बच्चा इस तारीख को हुआ है, शादी का कार्ड लगा दिया वाइफ ने और हॉस्पिटल की डिलीवरी डेट दिखा दी, हस्बैंड डिनाई नहीं कर सकता, हस्बैंड के एविडेंस को डिसअलाउ नहीं कर सकते आप। एक एक्सेप्शन है इसका, दैट देयर वाज द नो एक्सेस एट द टाइम ऑफ बिगोटन, मतलब जब 280 दिन पहले, जून है तो मतलब सितंबर में, मान लीजिए लड़का लड़की पहली बार दिसंबर में मिल रहे हैं, शादी जनवरी में कर ली। ये फैक्ट अगर साबित कर दे लड़का कि मैं इसको पहले जानता ही नहीं था, हमारी फर्स्ट मुलाकात है ना शादी.com से 8 दिसंबर को मिले, हम इतने पसंद आ गए 10-15 दिन में ही कि हमने शादी कर ली, हो सकता है ना ऐसा? ये तथ्य साबित करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए देयर वाज नो एक्सेस एट द टाइम ऑफ बिगोटन का मतलब भी ये होता है कि भाई देयर वाज नो एक्सेस का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से है कि हस्बैंड वाइफ मिले नहीं है पहले। लेकिन मान लीजिए ये इसका एक कॉमन फ्रेंड हुआ करता था उस टाइम पे, ये थी किसी और के साथ लेकिन ये एक नॉर्मल म्यूचुअल फ्रेंड था इसका, तो सर कोर्ट तो ये कह सकता है ना क्या पता तुम ही हो, तुम्हारा ही हो। कोर्ट अलाउ नहीं करेगा उसको, मतलब कोर्ट इस फैक्ट को डिस्प्रूव नहीं करने देगा कि ये इसका है, कोर्ट अलाउ ही नहीं करेगा बेटा। उसको अलाउ कर देगा तो फिर ये जो बच्चा है उसका तो फिर पितृत्व चला जाएगा ना भाई, बच्चे का तो स्टेटस खत्म हो गया ना सोसाइटी में, जीवन भर पिता का नाम क्या रहेगा। देखिए सोसाइटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज रखी जाती है। याद करो डिक्लेरेशन एसआरए में जो मैंने पढ़ाया था आपको, नेगेटिव डिक्लेरेशन भी होता नहीं होता नेगेटिव डिक्लेरेशन, मतलब नकारात्मक घोषणा भी कोर्ट से करवा सकते हो आप। हस्बैंड चला जाएगा कोर्ट के अंदर और जाके क्या बोलेगा, सेक्शन 34 की एप्लीकेशन लगाएगा
कि सर डिक्लेयर किया जाए दैट शी इज नॉट माई या ही इज नॉट माई सन और डॉटर ईदर। तो कोर्ट उसमें देखेगा कि मान लीजिए अरे भाई एक मजदूर भाई है, एग्जाम्पल कितनी बार दूं, मान लीजिए एक मजदूर भाई था, वो चला गया दुबई, शादी हुई थी उसकी 2017 में, 2018 में वो कमाने के लिए चला गया दुबई, दुबई से वो इंडिया वापस आया 2021 में, और वो देखता है कि घर में एक लल्ला खेल रहा है। क्या खेल रहा है? लल्ला। तो उसको पूछा कि किसका है, पड़ोसी का है इतना प्यारा बच्चा? नहीं, ये तो आप ही का है। तो ये कब हुआ? कि सर ये 1 साल पहले हुआ। तो ये कब हुआ? 2020 में हुआ। तो भैया हस्बैंड के जो गया था दुबई कमाने, उसके पासपोर्ट पे ठप्पा लग रहा है ना एग्जिट और एंट्री का इंडिया में, वो तो आया ही नहीं। इस टाइप के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस चाहिए, तब जाके वो नेगेटिव डिक्लेरेशन मिल सकता है। एक और केस पढ़ाऊंगा इसमें आपको। इसमें क्या होता है, हस्बैंड वाज पोस्टेड इन समहाउ, आर्मी में पोस्टेड होता है जम्मू कश्मीर में या कहीं पे, उसका ट्रांसफर हो जाता है गुवाहाटी के आगे, उसकी वाइफ दिल्ली रहती थी, तो उसकी क्या कनेक्टेड फ्लाइट थी और 5-6 घंटे का गैप था। तो हस्बैंड वाइफ मिले उस टाइम पे, रेस्टोरेंट में गए, होटल भी गए, और हस्बैंड वापस चला गया ड्यूटी पे। वो हस्बैंड रहा ऑन ड्यूटी ही है, हस्बैंड ने दिखा दिया कि सर आई वॉज ऑन ड्यूटी, मैंने तो लीव भी नहीं ली, ये बच्चा मेरा नहीं है। तो वाइफ ने दिखाए फिर रेस्टोरेंट्स के बिल, होटल्स के बिल। समझ में आई बात? बच्चे का भविष्य तो जनरली बात क्या होती है कि एक बार अगर ये तथ्य साबित हो जाए, एक बार अगर ये फैक्ट प्रूव हो जाए कोर्ट के अंदर कि भैया शादी हुई है और शादी के इतने दिन में ये बच्चा हुआ, तो ये आपका है। समझ में आई बात? इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, क्योंकि बच्चे की पैटर्निटी को बचाना है। एक लाइन हम लोग लिखते हैं कि मैटरनिटी इज ए फैक्ट एंड पैटर्निटी इज ए सर्विस। इसका मतलब होता है कि जो माँ है वो तो तथ्य है कि भाई माँ तो वही रहेगी ना, लेकिन पिता का तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि हाँ यही होगा। उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड 112। अगर एक बार ये फैक्ट प्रूव हो गया कोर्ट में कि हाँ शादी के इतने साल बाद, इतने महीने बाद ये बच्चा हो गया था, तो उसी को माना जाएगा। अब कल को अगर हस्बैंड चला जाए कि नहीं नहीं दिस इज नॉट माई सन, दिस इज नॉट माई डॉटर, तो फिर कोर्ट अलाउ नहीं करेगा उस फैक्ट को, डिस्प्रूव करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ है। एविडेंस में ऐसी बहुत सारी जगह एग्जांपल लिख लेंगे पहले अपन इसको। लिखिए, निश्चयक सबूत, निश्चयक सबूत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, निश्चयक सबूत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत धारा 35, धारा 35, धारा 116, धारा 116 के अंतर्गत दिया गया है। पहले 113 भी था, लेकिन 113 हटा दिया इन लोगों ने, के अंतर्गत दिया गया है। लिखिए, द कंक्लूसिव प्रूफ has been provided under section 35 and section 116 and section 116 provides under section 35 and section 116 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA ऑफ BSA। पहले क्या था ना सर, पहले ये 3 सेक्शन थे, 41, 112, 113। अब 113 का गेम ओवर कर दिया इन्होंने, प्रूफ ऑफ ससेशन ऑफ टेरिटरी। अब ये सेक्शन नहीं है, अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। ये इसको कर दिया 35, इसको कर दिया 116। ठीक है, इसमें लिखिए, इसमें लिखेंगे अपन कंक्लूसिव प्रूफ में लिखेंगे, wherever one fact is declared by this act, wherever one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, to be conclusive proof of another, to be conclusive proof of another, the court shall, to be conclusive proof of another, the court shall on proof of one fact, the court shall on proof of one fact। देखिए एविडेंस एक्ट में रटने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये डेफिनेशन क्लोज है ना, इसका तो रट्टा लगना चाहिए आपका। जैसा लिखा हुआ है ब्रैकेट में वैसा का वैसा ही लिख के आना है, तभी नंबर मिलेगा। बाकी जो डिस्ट्रैक्शन हो गया उसमें तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ये सब में नहीं होता है।
on the proof of one fact, regard the other as proved, regard the other as proved, regard the other as proved, and it shall not allow, and it shall not allow, and it shall not allow evidence to be given, it shall not allow evidence to be given, it shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it, for the purpose of disproving it. मतलब एक फैक्ट जो प्रूव हो चुका है उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोड अलाउ नहीं करेगा एविडेंसेस कोई भी देना। आपको हिंदी में लिख लीजिए सर प्लीज, हिंदी में लिखेंगे प्लीज। निश्चयक सबूत से तात्पर्य है कि अभी करता हूँ बेटा, अभी करता हूँ। निश्चयक सबूत से तात्पर्य है कि निश्चय तुम्हें तबियत खराब है ना, इसलिए थोड़ा एडवांटेज दे रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। निश्चयक सबूत से तात्पर्य है कि जब कभी भी इस अधिनियम द्वारा, सुनिएगा लाइन और लाइन को समझिएगा, जब कभी भी इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का, इस अधिनियम द्वारा किसी एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित किया गया हो, अन्य तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित किया गया हो, वहां न्यायालय उस तथ्य के साबित हो जाने पर, उस तथ्य के साबित हो जाने पर यह विश्वास करे कि ये विश्वास करे को काट देना, उस तथ्य के साबित हो, उस विश्वास करे को काट दीजिएगा। साबित हो जाने पर अन्य तथ्य को साबित मानेगा तथा ना साबित करने के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। ना साबित करने के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। ठीक है, ये इसको प्लीज नोट कर लीजिए, साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। जहां पे अपने लिखा हुआ ना एक्ट, लिखा हुआ एक्ट, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक्ट लिखा है, एक्ट को काट के प्लीज अधिनियम कर लीजिए। थोड़ा मुझे भी अब वो चीज को चेंज करना पड़ेगा। एक्ट को काट के क्या करेंगे आप लोग? अधिनियम, और हिंदी में लिखेंगे, सॉरी इंग्लिश में लिखेंगे अधिनियम। और कहां छूटा था अपना? क्या लिखा था? द कोर्ट शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट, समझ में आई डेफिनेशन? अगर मान लीजिए इस एक्ट ने, अब दोबारा डेफिनेशन को समझिए सर, इस एक्ट ने ये जो फैक्ट्स है, नए जो सेक्शन है 35 और 116, इसको क्या बोल दिया है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है, क्या बोल दिया है कि ये फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर इनके तथ्य साबित होते हैं, अगर ये फैक्ट प्रूव हो जाता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट इनको डिस्प्रूव करने के लिए, अरे एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पे डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए भैया ए की डेथ हुई और ये विल बना के गया था। क्या बना गया था? विल। जब ये विल बना के गया था तो विल के ऊपर कोर्ट से चाहिए प्रोबेट। क्या चाहिए कोर्ट से? प्रोबेट। अब प्रोबेट क्या होती है ये सुनिए। प्रोबेट वो होती है सर कि हाँ ये विल सही है, कोर्ट ने मान लीजिए किसी भी विल के ऊपर प्रोबेट दे दिया कि हाँ ये चीज बिल्कुल ठीक है, इसी ने विल बनाई है। वसीयत होती है ना, वसीयत सीधी एग्जीक्यूट नहीं होती, उसका प्रोबेट लेना पड़ता है आपको। ठीक है, एक बार 35 निकालिए और जिसका पुराना डायरेक्टिव एक बार 41 निकालिए, वहां पे प्रोबेट दिख रहा है आपको? प्रोबेट न्यायालय दिख रहा है, प्रोबेट। मान लीजिए कोर्ट ने, सुनिए इधर, अब डेफिनेशन पे आते हैं अपनी। तो सेक्शन
तो सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने अगर किसी फैक्ट को कंक्लूसिव डिक्लेयर किया है, 41 या 35 के नीचे देखिए कंक्लूसिव भी लिखा हुआ है कि ये निश्चय सबूत माने जाएंगे। अगर किसी फैक्ट को कंक्लूसिव डिक्लेयर किया है, समझ में आई बात? लिखा हुआ है वहां पे 41 के नीचे, अरे दिखा नहीं दिखा? कंक्लूसिव डिक्लेयर किया हुआ है और वो फैक्ट अगर प्रूव हो जाता है तो कोर्ट ने एक बार अगर विल के ऊपर क्या दे दिया है आपको, प्रोबेट इशू कर दिया है। प्रोबेट कुछ नहीं होता, एक सर्टिफिकेट टाइप में होता है। क्या होता है प्रोबेट? एक सर्टिफिकेट कि हाँ इस आदमी जो विल बनाई थी वो इसी की थी और इसी में सच्ची विल है और इसको हम परफेक्ट मानते हैं। कल को मान लीजिए ए का एक बेटा है, उसका नाम है सी, वो आके बोलता है कि आई हैव द ओरिजिनल विल, ये तो जो विल इश्यू की थी तो नकली विल है। तो कोर्ट इसको इस फैक्ट को जो प्रोबेट इशू हो चुका है, ये जो तथ्य साबित हो चुका है, इस तथ्य को ना साबित करने के साक्ष्य नहीं देने देगा। मतलब कोर्ट इसको डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंसेस अलाउ नहीं करेगा अगर एक बार प्रोबेट आ गई तो। कहने का मतलब यह है कि इस एक्ट ने जिस भी फैक्ट को बोला है, फैक्ट को बोला है सर अपने 35 में और 116 में या 41 से 112 में, जिस भी फैक्ट को कोर्ट बोल रहा है कि सर ये कंक्लूसिव प्रूफ है, जैसे बच्चे वाला हो गया है ना, भैया 6 महीने में बच्चा होगा तो भी फादर तो वही रहेगा। कल को वो फादर बोलता है कोर्ट में आके कि सर मैं नहीं मानता इसको, तो कोर्ट कहेगा तेरे मानने से क्या होता है भाई? कोर्ट उसको डिस्प्रूव नहीं करने देगा और साक्ष्य भी नहीं देने देगा। बहुत ही रेयर और बहुत ही रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि कोर्ट अलाउ करता है पार्टीज को एविडेंसेस देने के लिए ताकि वो डिस्प्रूव कर सके उसे। अब ये जैसे पासपोर्ट में ठप्पा लगा हुआ है 2017 का एग्जिट, 2021 की एंट्री, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये तो बिल्कुल ही झोल है। लेकिन अगर आपका रोका बचपन में हो गया था, शादी लेके आए, मतलब शादी हो गई, गोना किया है बाद में, गोना ही कहते हैं ना, गोना ही तो बोलते हैं ना, बचपन में शादी हो गई लेके आते हैं। अब भाई 20 साल 21 साल में लेके आए गोना करने के बाद में, और वो आते हो गई प्रेग्नेंट, और फिर तुम कहो कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता, तो भैया तुम्हारी शादी बचपन में हो गई थी, ऐसा तो है नहीं कि तुम मिलके नहीं आया होगा। बात समझ में आ रही है ना? वो मना नहीं कर सकता। अरे क्या होता है ना, लोगों को दहेज की लालची होती है, वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं मानते, उसको फिर डाइवोर्स दे देते हैं इसका कहीं और अफेयर करके। अरे एडल्ट्री है या नहीं है डाइवोर्स का ग्राउंड? अभी भी है ना एडल्ट्री, तो डाइवोर्स का ग्राउंड सेक्शन 13 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट, तो उस पर क्या है फिर डाइवोर्स मिल जाता है और फिर दूसरी शादी करते हैं दहेज के लिए। बहुत सही स्कीम है वैसे देखा जाए तो। नहीं स्कीम सही नहीं है? तुमको क्या लगता है दहेज सही चीज है गलत चीज है? क्या क्या? तो इसमें गलत है तो गलत है भाई, दहेज तो गलत ही है। अच्छा गिफ्ट सही है, दहेज गलत है? तो तुम लोगों ने डाउरी को प्रमोट किया है, तुम्हें तुम्हें जेल हो सकती है इसलिए। शादी के टाइम ही क्यों दिया? देख बाद में भी डाउरी खिलाती है। आप अगर डाउरी प्रोहिबिशन में डाउरी के डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एनी मनी कंसिडरेशन विच इज गिवन द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर द मैरिज। लिया नहीं, दिया नहीं उन्होंने। अरे भैया ऐसा नहीं होता, कार नहीं दी ना, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए बात ये है, नहीं नहीं, बात ये है, मैं आपको आज बता देता हूँ, प्रैक्टिकल बात है ये। वो कितना ही दहेज देश के खिलाफ करे, आता किसी को खराब नहीं लगता। और जाता जो होता है ना, आता अब ऐसे बोलते हैं हमने लिया नहीं, तो टेक्निकल बात ही उन्होंने इतना फोर्स नहीं किया होगा, प्रेशर नहीं डाला होगा। अगर मान लीजिए वो ऐसे नहीं लेना ही पड़ेगा, हमारी इज्जत का ख्याल है, हमारी पगड़ी आपकी है, मना नहीं कोई मना कर सकता है कैसे? कोई मना नहीं करता, तो वास्तविकता बात है। अरे दिया नहीं होगा इसलिए नहीं लिया, बात ये है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। या तो देखो बहुत, देखिए डाउरी का तो सीन ऐसा है कि अगर बहुत ही प्रेशर करे, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाए ना डाउरी का, अरे डाउरी का बहुत प्रेशर बना दे दूसरी पार्टी, नहीं लेना ही पड़ेगा आपको सर, हमारी इज्जत का ख्याल है, हमारे एक परिवार में तो सर हमने भी लिया था, हमारे भी ऊपर समाज में कलंक उठाएंगे लोग, फिर मना करके बताओ तुम।
बस बस ठीक है, अरे नो मोर डिबेट ऑन दिस। अरे बस ठीक है, अरे नहीं नहीं, अभी क्लास लाइव चल रही है अपनी, आप देखिए मेरी बात सुनिए, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा मेरे को स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, बट द थिंग इज आती किसी को खराब नहीं लगती। और देखिए ऐसा होता है कि जब देना होता है ना कि हम देश के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, फिर भी छोटा मोटा करके आप 2 5 10 लाख का सामान देते ही देते हो। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। नहीं हमारे देखिए जिस 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 क्षेत्र से मैं आता हूँ, जिस एरिया से मैं आता हूँ, मुझे बहुत खुशी है अपने एरिया के ऊपर कि हमारे तरफ दहेज बेच का कोई चक्कर नहीं है। जिस एरिया से मैं आता हूँ, जैसे कुछ राजस्थान के एरिया ऐसे हैं, जैसे हमारे उधर के जो मीणा समाज भी है, वो भी 1 रुपया भी नहीं, ना तो लेता ना देता। वहीं राजस्थान के दूसरे समाज जहाँ पे मीणा समाज है या फिर कोई और समाज है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रचलन है। अगर कोई ग्रुप डी में भी लगा हुआ है तो इसको स्विफ्ट डिजायर चाहिए। अगर 3rd ग्रेड मास्टर है तो उसको डिजायर से कम नहीं खुलता है। अगर कोई अगर कोई अगर कोई जज लगा हुआ है तो 50 लाख रुपए फिक्स है उसके। एसडीएम में तो 1 करोड़ रुपए आएगा, कलेक्टर है तो 2.5 करोड़ रुपए कैश आएगा। दिस इज द रेट। जज बेचारा कम है ना उसकी कैपेसिटी, समझ में आ रही बात? तो भैया, और जैसे आप जज बनते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप जज बनते हैं तो लिस्ट जारी होती है पूरी हाई कोर्ट से, तो लोग लिस्ट निकाल के ये देखते हैं कि किस समाज का लड़का क्या बना है। जैसे अग्रवाल समाज का बना है, या ब्राह्मण समाज का बना है, जाट समाज का बना है, उसके घर पे सीधा अप्रोच कर देते हैं शादी करवानी है बेटी की, 1 करोड़ रुपए देंगे। दिस इज द सिचुएशन इन राइट नाउ। अरे सब दहेज के लोभी हैं, सब में टू बी प्रिसाइज बताऊं आपको, सबके सब दहेज के लोभी हैं। चलिए लिखिए बस, अरे बस, अरे नो मोर डिस्कशन यार। समाज का कह रहा हूं मैं, समाज के में सभी दहेज के लोग, समाज में सारे दहेज के लोभी हैं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि जो भी कहते हैं ना कि हम दहेज नहीं लेते, वो नहीं लेते, भैया तुमको दे नहीं रहा है सामने वाला, तुम्हारे बेटे में या तो कुछ कमी है, सिंपल सी बात ये है, वरना तुम दहेज ना लो। चलिए चलिए लिखिए बस 2D डॉक्यूमेंट। अरे बस बस डॉक्यूमेंट लिखिए, थोड़ा सा और कंक्लूसिव प्रूफ को लिख लेते हैं, मत डालिए डेफिनेशन में, थोड़ा सा कंक्लूसिव प्रूफ को लिखवाना चाहता हूं मैं। बट द थिंग इज, डाउरी बहुत गंदा सोशल इविल है, बहुत ही गंदा। ये कैंसर की तरह है, मतलब आप ये देख लीजिए, मतलब ये लोग कहते हैं ना कि 7 साल के अंदर महिला की मृत्यु हो जाए, लिटरली मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं प्रैक्टिस के टाइम पे कि 12 साल 14 साल हो गए शादी को, वो औरत को इतना परेशान किया कि उसने अल्टीमेटली सुसाइड किया। कभी डिमांड होती है, कभी कार खरीदनी है नई, पैसे लेके आओ, कभी प्लॉट खरीदना है नया, पैसे लेके आओ, कभी फ्लैट खरीदना है नया, पैसे लेके आओ तुम। और अगर औरत ये सब के लिए मना करेगी तो उसको कहेंगे तेरा हक है गांव में, उसको लेके आ, जा भाइयों से झगड़े कर। तो ये एक फॉर्म नहीं है डाउरी का, डाउरी के मल्टीपल फॉर्म्स हैं, मल्टीपल फॉर्म्स। और बहुत सबसे खराब अगर कोई प्रथा है अपने पे समाज की, तो वो दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा, सबको आता हुआ धन अच्छा लगता है, किसी को कोई खराबी नहीं है। अभी मान लो शादी करा रहे हैं, अरे तेरे नाम का 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो वो अलग बात है। बात ये है कि समाज में ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है। और इन्हीं सब चक्करों में सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो रखा है। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं और थोड़ा सा लिखते हैं इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखवाऊं इसमें, क्योंकि ये सवाल आरजीएस में आया है, इसको मैं ऐसे लेट गो नहीं कर सकता। कंक्लूसिव प्रूफ को आरजीएस ने पूछा हुआ है इन द ईयर 2019 या फिर 2017 के मेंस में। 3 चीजें ये, मे प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, साबित करेगा, कर सकेगा और निश्चय सबूत। ये अलग अलग चीजों को पूछा हुआ है।
लिखिए इसमें थोड़ा सा लिखेंगे। द कंक्लूसिव प्रूफ, पैराग्राफ से लिखिए, द कंक्लूसिव प्रूफ अंडर सेक्शन 2B, अंडर सेक्शन 2B shows that by declaring certain fact to be conclusive proof, shows that by declaring certain fact to be conclusive proof of another declaring certain fact to be conclusive proof of another, an artificial probative effect is given by the law. An artificial probative effect is given by the law to certain facts, to certain facts, to certain facts, to certain facts। लिखिए इसमें धारा 2B के अंतर्गत, धारा 2B के अंतर्गत, धारा 2B के अंतर्गत विनिश्चायक, 2B के अंतर्गत निश्चायक सबूत से यह तात्पर्य है कि, सबूत से यह तात्पर्य है कि जब कभी भी किसी तथ्य को, जब कभी भी किसी तथ्य को किसी दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत माना जाता है, निश्चायक सबूत माना जाता है, तो उसका प्रभाव कृत्रिम अधिसंभाव्य होता है, तो उसका प्रभाव कृत्रिम अधिसंभाव्य होता है। इसका अर्थ है कि कोई साक्ष्य उस प्रभाव को दूर करने के लिए नहीं दिया जाएगा, कोई साक्ष्य उस प्रभाव को दूर करने के लिए नहीं दिया जाएगा। आगे लिखवाया इंग्लिश में मैंने, certain facts and no evidence is allowed to procure such effect. No evidence is allowed to procure such effect. जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैंने बहुत डाइवोर्स के इतने केसेस मेरे को इफेक्ट नहीं किए मुझे, तो डाउरी वाले केसेस ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। डाउरी वाले केसेस ने मेरे को इसलिए इफेक्ट किया, मैं आपको आज बताता हूँ। डाउरी के प्रति मेरे को अंदर ही एक्सट्रीमली हेट है। उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ द रीजन उसका ये है कि ये सीधा डिग्निटी ऑफ वुमन से डील करता है। देखिए, भगवान ने जब स्त्री और पुरुष को बनाया तो सबके अपने अपने कार्य निर्धारित किए, लेकिन अगर आप वुमन को एज ए कॉमोडिटी देखते हो, एक उपभोग की वस्तु देखते हो, तो आप डाउरी लेते हो। क्योंकि जो नेचर ने जो सारे काम दिए हैं, शादी भी इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि उससे क्या होता है, एक सोसाइटी में जिसमें हमें रहना है, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, या फिर उस सोसाइटी में जब प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड होगा तो उसको एक नाम स्टेटस मिल पाए। शादी का सिर्फ एक पर्पस होता है ताकि प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड में बच्चों को एक नाम मिल पाए। अब प्रॉब्लम क्या आती है इन पूरे सिनारियो में, मैं आपको बताता हूँ। डाउरी को सबसे इविल फोर्स क्यों है डाउरी? क्योंकि डाउरी सिर्फ ऐसा नहीं कि 2, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक रहती है। डाउरी एंड ऑफ द डे तक रह सकती है, और इसके रिगार्डिंग कोई लॉ में प्रावधान नहीं है। अगर आप 304B पढ़ेंगे या 113B पढ़ेंगे तो उसमें सब में जो दिया हुआ है, उसमें ये दिया हुआ है 7 साल के अंदर डेथ होगी तो डाउरी देते हैं। ऐसे क्यों? बाद में तो हो सकती है। क्या 7 साल बाद डिमांड खत्म हो जाती है क्या आदमी की? क्या 7 साल बाद इंसान का लालच खत्म हो जाता है क्या? तो बिगेस्ट इविल ऑफ दिस सोसाइटी,
कहाँ थे हम लोग? लिखिए इसमें, this provision is in the interest of the state, is this provision, it is in the interest of the state and society. ये प्रावधान राज्य और समाज के हित में, राज्य और समाज के हित में है, राज्य और समाज के हित में है, ताकि ताकि भविष्य में कोई मुकदमेबाजी ना हो, ताकि भविष्य में कोई मुकदमेबाजी ना हो, ताकि भविष्य में कोई मुकदमेबाजी ना हो। लिखिए इसमें। यस मैम, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे लिखिए, कहाँ तक लिखवा था? इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट and for that such provisions does not want to open further litigation. Such provisions does not want to open further litigation. Thus provision does not want to open further litigation. देखिए, अगर आप मान लीजिए, मैंने आपको वेरियस एग्जांपल दिए ना कि सर वो लेजिटिमेसी वाला एग्जांपल दिया। अब सर मान लीजिए अगर ये प्रोविजन नहीं होते, अगर ये प्रावधान नहीं होते, तो इनका अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट होता है? इनका अल्टीमेटली इम्पैक्ट ये होता कि एक केस, अरे एक तो लिटिगेशन चल रही है, फिर एक और लिटिगेशन। समझ में आ रही बात? जैसे हस्बैंड वाइफ आज अलग अलग हो गए, शादी करके रह रहे हैं अपने, कल को एक दूसरी वाइफ आके बोलती कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कल को ये वाइफ को रियलाइज होता है डाइवोर्स करने के बाद में, ये रियलाइज होता है इस पार्टी को कि नहीं यार, गलत आदमी हाथ से निकल गया, ठीक है ना, या गलत औरत हाथ से निकल गई, और वो कहती कोर्ट को जाके कहे नहीं नहीं सर हम नहीं मानते, हम अभी भी इसको शादी मानेंगे, तो कोर्ट उसको मना कर देगा, भाई हम तेरा एविडेंस लेंगे ही नहीं। क्या होता है ना मैरिज वाले केसेस में, मैं शादी के बाद भी बताता हूँ आपको, डाउरी की तो बात चली रही है, अब शादी के बाद भी सुनो। ऐसा होता है कि कोई भी रिलेशन होता है ना हस्बैंड और वाइफ का, एक पार्टी हमेशा सफरर होती है। एक पार्टी क्या होती है हमेशा? सफरर। ये मैं सिर्फ डाइवोर्स केसेस बात नहीं कर रहा हूं, मैं जितनी भी मैरिज चल रही है, मैरिज सिस्टम चल रहा है, हर घर में हस्बैंड या वाइफ में से एक पार्टी हमेशा सफरर होती है। अगर वो संस्कारों की कमी हो और परिवार को बचाने की कमी हो ना, कोई आदमी सोचे कि नहीं परिवार को बचा के चलना है, कुछ भी हो जाए, इसलिए वो सफर कर रहा है। जिस दिन वो सोच ले कि मेरे को सफर नहीं करना है, 80% घरों में डाइवोर्स हो जाएंगे इस भारत में। समझ में आई बात? अब क्या होता है, आजकल जो डाइवोर्स केसेस, हम जब मैं प्रैक्टिस में था तब मैं देखता था, तो मैं ये देखता था, थोड़ी सी बात पे झगड़ा होता था ना, आजकल पेशेंस लेवल नहीं, बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ, आप वकील के पास में गए कि सर उसके खिलाफ केस करने का है, मैडम गई या सर गए, कोई भी गए, मैडम होगी तो एक 498A डाल देगी, साथ में 377 भी डाल देती है आईपीसी का, अननेचुरल ऑफेंस, क्योंकि मैरिटल रेप नहीं है लेकिन अननेचुरल तो है, वो भी डालती थी, और सही में उसको जेल में डाल देती। और जब डाइवोर्स होता है ना, और उनके नखरे कोई उठाता नहीं है, जो पहले वाला पार्टी उठाती थी, अब उनको रियलाइज होता है कि अरे यार नहीं, वो जो गाना नहीं है, तू एक बारी और फिर सोच ले, एक है आई डोंट नो द नेम ऑफ सिंगर, इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। तो जनरली कुछ ऐसा ही होता है इन केसेस में। अभी तुमको ये लगेगा कि सर आज कहाँ पहुंच गए, आज मैं अपनी पुरानी वकालत के दिनों में पहुंच गया। ऐसा बहुत रेयर मामलों में होता है कि डाइवोर्स के बाद में दोबारा साथ रहने लग गए, बहुत रेयर मामलों में होता है। भैया आदमी क्या होता है ना, मैं आदमी की फितरत बताता हूँ। जो पत्नी अपने पति को जेल की हवा खिला दे एक बार, वो दोबारा परिवार नहीं बन सकता। ऐसे होता है ना कि बारिश में तुम एक बार भीग गए, तो क्या फर्क पड़ता है, तो भीग ही गए, और जेल चले गए तो फिर चले गए। शुरुआत में बुरा लगता है लेकिन फिर बाद में वो नहीं करेगा। मेरा एक क्लाइंट था देवली का, देवली आता है टोंक के पास में, टोंक जिले में देवली है, वहां मेरा क्लाइंट था एक, उसका डाइवोर्स करवाया हमने टोंक से, क्योंकि टोंक में फैमिली कोर्ट थी।
जैसे डाइवोर्स हुआ, ही वॉज ईगरली वेटिंग कि मेरे 90 दिन हो जाएं और मैं दूसरी शादी कर लूं। उसने 91-92 दिन शादी का पूरा प्रावधान कर लिया था, लेकिन उसकी वाइफ ने 85th डे को हाई कोर्ट में अपील डाल दी, और जब तक अपील पेंडिंग है तब तक वो शादी नहीं कर सकता दूसरी। तुम सोच रहे हो उसकी क्या हालत होगी? क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आया था। उसकी वाइफ कोई हाड़ी रानी बटालियन है अजमेर में, उसमें उसकी वाइफ जो थी वो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल में कुछ थी, और बेचारा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। वो 3-4 महीने जेल रह के आया, बेटी की कस्टडी उसको नहीं मिली। अब वाइफ को रियलाइज हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई, और वाइफ से दोबारा साथ रहना चाहती है। तो इनका पर्पस क्या है? देखिए, जितने भी कंक्लूसिव प्रूफ है, इनका पर्पस क्या होता है, निश्चयक सबूत का उद्देश्य क्या होता है कि भैया फर्दर लिटिगेशन नहीं चाहिए, तुमको डाइवोर्स सीधा मिल गया, बस हो गया खत्म, अब अपना अपने घर जाओ, तुमको फर्दर लिटिगेशन हमें नहीं चाहिए। तुमने शादी करी है, तुमने तुम्हारी इच्छा से शादी करी ना, सोच समझ के, तो अब तुम उसके लड़की के कैरेक्टर पे उंगली मत उठाओ फिर कि बच्चा तुम्हारा है तुम्हारा नहीं है। तुमने सोच समझ के शादी करी है, तो फिर तुम लड़की के कैरेक्टर पे उंगली मत उठाओ, फिर आगे बोलो कि नहीं नहीं बच्चा मेरा नहीं है, ऐसे मत कहिए उसमें। क्लास एक बार एंड कर दो, फिर अपन पूरे आपकी कहानी सुनूंगा मैं। हिंदी लिखवा तो अच्छा, ये इन प्रावधानों का उद्देश्य ये है कि लिखवा तो था, हित में है मुकदमेबाजी का अंत हो, ये तो लिखवाया है ये, ताकि मुकदमेबाजी का अंत हो। हाँ, ताकि मुकदमेबाजी का अंत हो, ताकि मुकदमेबाजी का अंत हो। थोड़ा सा पेशेंस रखें ना। अगर आज के कपल में बहुत सारे लोग देख, मेरे नजर में ही 10-15 लोग हैं अभी इस टाइम पे, इनका कुछ ठीक नहीं चल रहा है माहौल। थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए। हमेशा एक पार्टी सफर करती है, बात में हमेशा याद रखना। मेरी रिलेशन कोई सा भी हो, ऑलवेज वन पार्टी सफरर होती है, सफरर। सफर किया है रिलेशन को बचाने के लिए। तभी तो कहते हैं शादी सोच समझ के करनी चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसे समझदार लोग? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैम का लेक्चर होगा अभी थोड़ी देर में ना। हाँ जी, आप अपनी कहानी सुनाओ, अब आप क्या बोल रहे थे?